Hello everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. I hope you all are very nice and you all have gone through my part 1 lecture of this globalization chapter. तो इन द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इट. पिछले लेक्चर्स में मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ व्हाट आई हैव टॉट यू. मैंने आपको बताया कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एमएनसीज डिफरेंट कंपनीज हैं वो अलग अलग देशों में जाके क्यों एस्टेब्लिश्ड होती है. तो मैंने उसका एक कारण बताया था आपको. उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आपको एक टर्म इन्होंने एनसीईआरटी में यूज किया है, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इट मीन्स दैट आपको अभी इतना समझ नहीं आएगा. बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वन इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज इंटरप्रीन्योर. मीन्स एक तो जमीन की जरूरत होती है कंपनीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए. सेकेंड, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर. थर्ड, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. एंड फोर्थ, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, और जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पैसे लगाने वाले हैं. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इफ क्वेश्चन कम्स टू यू, बेसिकली when you are going to prepare for competitions, then you will get to know that जब आप इकोनॉमिक्स को डीपली स्टडी करोगे तो मालूम चलेगा आपको कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. बट इन्होंने चूंकि ये यूज किया है, दैट्स व्हाई आई हैव टॉट यू. मैंने आपको बता दिया कि आपको जानकारी हो. तो ये एमएनसीज कंपनी ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए लैंड की ज़रूरत, लेबर की ज़रूरत, कैपिटल की ज़रूरत और इंजीनियर्स की ज़रूरत, जो इंटरप्रीनर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, इन सब की ज़रूरत अगर जहां पर उनको इजीली अवेलेबिलिटी होगी. इसके अलावा वो क्या देखती है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज कैसे हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज किस तरह के हैं. जिस देश के अंदर उनको इजीली ट्रेड करना आसान पड़ता है वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं और अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं. तो टिल दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि ये एमएनसीज क्यों जाती है अलग अलग कंट्रीज में. और इसके अलावा मैंने डब्ल्यूटीओ के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था. इसके बारे में और भी डिटेल्स में बातें करेंगे. इन द टूडेज लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट how production across countries are interlinked by this MNCs. ये MNCs जो है, तो there can be a directly a question of 5 marks कि how this MNC set up their production industry in different country. What are the different ways through which these productions are set up by these MNCs. तो basically you keep to remember 3 points. तो 3 ऐसे ways हैं जिस वेज के थ्रू एमएनसीज अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन को सेटअप करती है. तो आपको ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग याद रखना है. मैं आपको एक एक करके समझाता हूं. द फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट इट कि वट एवर द मनी फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज विल कम टू अदर कंट्रीज. सपोज मैं एक इंडिया का एग्जाम्पल लूँ तो यूएसए के कंपनीज जो इंडिया में आकर पैसे को लगाएंगे, इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए इज फॉरेनर टू अस. मीन्स वो हमारे देश से अलग है तो वो विदेश हो गया हमारे लिए. और जो वो पैसे लेके हमारे देश में लगाएगी, जो वो इन्वेस्टमेंट करेगी, तो दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि विदेशों का जो पैसा हमारे देश के अंदर लगा हुआ आता है, वो पैसा किस किस फॉर्म में लगाते हैं. दैट मनी विल बी स्पेंड टू बाय द एसेट्स सच एज लैंड. उसको जमीन खरीदना पड़ेगा, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स. तो फॉर दीज मटेरियल्स वट एवर द amount, whatever the money, those foreign companies will invest in our companies, or one companies will invest in other companies. Those are known as foreign investment. Clear things? What is foreign investment? Whatever the investment made by MNC is known as foreign investment. So एक नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है कि what is investment and what is foreign investment. Second क्वेश्चन भी what is MNC, why MNC set up their production industries in other countries. तो ये एक एक नंबर के दो नंबर के क्वेश्चन है. यू शुड कीप इन माइंड. जो मैं आपको पढ़ाता हूँ आपको एक एक चीज़ों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा. अब क्वेश्चंस की बारी है 5 मार्क्स की डायरेक्टली. क्या क्वेश्चन है? What are the ways through which MNC will set up their production industry? तो try to understand. First point you can see here. तो MNCs क्या करती है? First of all they set up their production jointly with a local company. पहला मेथड उनका क्या है कि जो भी लोकल कंपनीज हमारे देश के अंदर है उसके साथ वो क्या करती है, अपने कुछ इन्वेस्टमेंट, उसके कुछ परसेंटेज खरीद लेती है और उसके साथ वो ज्वाइंट हो जाती है. अब वो ज्वाइंट हो जाएगी तो इससे दोनों का फायदा होना चाहिए, तब तो कोई कंपनी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने देगी. आपने सुना होगा इस बीच रिलायंस कंपनी, आपने सुना है रिलायंस इज आवर लोकल कंपनी जो कि अंबानी की कंपनी है. इन दिस लॉकडाउन
I will tell you the company name. Different companies have investment a lot of money in Reliance. गूगल ने किया है, फेसबुक ने किया है, सिल्वर लेक ने किया है, विस्टा ने किया है, केकेआर ने किया है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने किया है। इतने सारे कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों करती है इन्वेस्टमेंट? तो दोनों का फायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोकल कंपनीज है वो क्यों अपने शेयर्स को उनको देती है या क्यों कुछ हिस्सेदारी उस फॉरेन इन्वेस्टर्स को देती है? तो सबसे पहला दोज एमएनसी विल ब्रिंग व्हाट द थिंग्स दे आर ब्रिंगिंग विथ देम। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी, पैसे वो लेके आती है अपने साथ में, एंड सेकेंडली द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शंस। तो सबसे पहला तो इन्वेस्टमेंट उनको वहां से मिल ही रहा है फॉर बाइंग न्यू मशीन्स एंड वट एवर द थिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें उनके पैसे तो वो खर्च करेगी लोकल कंपनीज में। तो लोकल कंपनीज को क्या फायदा है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं बाय दोज इन्वेस्टमेंट्स, those will be invested in different infrastructures in buying new machines etc. एंड सेकेंडली जो बाहर के कंपनीज हैं उनके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप्ड है प्रोडक्शन के लिए, तो इनको भी फायदा होगा कि उसके आपस में जुड़ने से इस कंपनी को क्या फायदा होगा कि इनको वो चीज़ें easily अवेलेबल हो जाएगी। देर इज वन स्टडी केस इन योर बुक्स, आई विल शो यू। वन स्टडी केस इज ऑफ फोर्ड मोटर्स, वी विल सी हियर। फोर्ड मोटर इज एन अमेरिकन कंपनी, राइट? वो एक अमेरिका की कंपनी है। फोर्ड के फोर व्हीलर्स आपको पता है, फोर्ड मोटर्स। तो इन्होंने क्या किया था 1995 में, हमारे कंट्री का एक महिंद्रा M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा करके ये एक लोकल कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर्स चलते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के फोर व्हीलर्स गाड़ियाँ बहुत सारी है। तो ये फोर्ड जो कंपनी है, फोर्ड कंपनी जो है ये क्या कि डायरेक्टली आकर के 1700 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था। किनके साथ? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ, लोकल कंपनी के साथ। दिस इज द फर्स्ट मेथड व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू दैट दोज विल बी पार्ट, वो क्या करेंगे, दे विल ज्वाइंट हैंड विथ द लोकल कंपनीज। उनके कुछ परसेंटेज खरीद के उसमें उतने पैसे लेकर के कुछ पार्ट खरीद करके वो, तो इनसे उनको फायदा, पहला तो लोकल कंपनीज को फायदा मैंने बताया, दूसरा मैं आपको लोकल कंपनीज को ये फायदा, उन कंपनीज को क्या फायदा ये मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा फायदा उनको क्या है कि जो ये लोकल लेवल पर, और ऑब्वियसली है कि वो ऐसे ही तो गिने चुने ऐसे छोटे मोटे लोगों से तो जाके हाथ मिलाएगी नहीं, वो बड़ी कंपनियां आएगी, वो बड़े बड़े लोकल कंपनी से हाथ मिला। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा देखा, रिलायंस देखा, तो ये कंपनी जो है ऑलरेडी देश के अंदर, इनको लोकल मार्केट्स की काफ़ी जानकारी ऑलरेडी होती है। इनको पता है कि लोगों का सेंटिमेंट्स क्या है, कैसे बिजनेस होता है, और जो बाहर से कंपनी, उनको क्या लग रहा है कि वो पैसे अगर लगाएगी इस कंपनीज में तो प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कमाएगी इसके साथ साथ, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगी तो प्रॉफिट्स में भी उनकी हिस्सेदारी होगी। तो डेट्स वाई देयर इज द ज्वाइंटली हैंड of those MNCs with our local companies. I was talking about the case study that in the Ford companies had invested 1700 crores rupees with Mahindra and Mahindra, a major local companies, and see companies have developed a lot. इसने Ford Motors was selling 88,000 cars in the Indian markets, while 1,81,000 cars was exported from India to South Africa, Mexico, Brazil, United States of America. See, वो एक्सपोर्ट भी, यही तो मैंने आपको बताया, ग्लोबलाइजेशंस में प्रोडक्शन कहीं पर होता है और इसकी सेलिंग कहीं पर भी होती है। तो ना कि लोकल मार्केट्स में इनका वर्चस्व हुआ, इसके अलावा दे हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दोज कार्स टू डिफरेंट फॉरेन कंपनीज like Brazil, Mexico, United States of America. That is the first method by which this MNC company will set up their productions. तो आपको पहला क्लियर हो गया है, बट इट इज द बेसिक थिंग्स। ये पहला जो ये चीज है ये काफी कॉमन रूट नहीं है। देयर कैन बी ए क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉमन रूट बाय व्हिच MNC विल सेट अप देयर प्रोडक्शन, एक फिल इन द ब्लैंक्स, आई थिंक देयर इज इन द क्वेश्चन। देन अब मैं सेकेंड जो मेथड बताऊंगा दैट इज वेरी कॉमन सेटअप, वेरी कॉमन रूट बाय व्हिच MNC इन्वेस्टमेंट विल बी देयर। तो वो क्या करती है, दे विल बाय अप द लोकल कंपनीज एंड एक्सपेंड द प्रोडक्शंस। इट मींस दैट एक तो क्या मेथड्स है कि लोकल जो काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है उसके 5%, 10%, 15% हिस्सेदारी खरीद लो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो और बाद में मुनाफा कमाओ। सेकेंड है जो लोकल लेवल पर थोड़े वीक कंपनीज होते हैं जिनका कि अपना मार्केट पहले से अवेलेबल है, उनको क्या लग रहा है कि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो पूरी कंपनी को ही खरीद करके खुद का सभी सेटअप करा लेगी। तो दिस इज द वेरी कॉमन रूट, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, हर छोटी छोटी कंपनियां हर चीज़ के बहुत बहुत से हैं।
इसी वजह से कि छोटे छोटे कंपनियां बाद में खत्म होके उनको ओवरटेक कर लेती है ये एमएनसीज, ये भी रीजन है। तो देयर इज ऑल्सो ए केस स्टडी, वन केस स्टडी वाज विद द फर्स्ट मेथड by which they used to set up their production how joint with the local companies। तो आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा याद रखना है, एंड फोर्ड मोटर्स कंपनी थी जिन्होंने हैंड मिलाया था उसके साथ। सेकेंड इज एग्जांपल ऑफ कारगिल फूड। सेकेंड मेथड इज दैट वो आएगी हमारे देश के अंदर और सीधा जो लोकल लेवल पर जो मार्केट है, लोकल लेवल पर जो कंपनी है उसको ही खरीद लेगी। खरीदने के बाद लोकल मार्केट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वही उसको चलाती है। तो लोकल लोगों को क्या फायदा है कि दे नो दैट व्हाट एवर द प्रॉफिट्स दे आर गेटिंग, सो मच मनी दे विल गिव टू दोज लोकल कंपनीज, तो उनको अपना पैसा मिल जाएगा। अब जो फॉरेनर्स है वो क्यों उनको खरीदती है, क्योंकि उनको पता है कि जो लोकल लेवल्स पर है, अब ऐसा नहीं है कि कंपनीज को खरीदो, उनके जो स्टाफ्स होंगे, जो लेबर होते हैं, बाकी चीज़ें तो उनको वहीं से अवेलेबल मिल जाती है उनको, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को आइडिया है हर कुछ का लोकल लेवल पर। तो इसलिए वो कंपनीज का नाम तो खरीद लिए, लेकिन जो उनके लेबर्स होंगे, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको अपने पास ही रख लेगी ताकि उनको भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ऑलरेडी वो सभी को सब कुछ माइंड सेटअप है, सब कुछ मालूम है और उनका बिजनेस सेटअप हो जाएगा, हिट हो जाएगा वो। तो फॉर एन एग्जाम्पल दिस कारगिल फूड्स, देयर वाज ए कंपनी पराग फूड, लोकल लेवल पर एक कंपनी थी पराग फूड। दोज कंपनी वेयर यूज्ड फॉर द ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल का बिजनेस था इनका, तेल का बिजनेस था, एडिबल ऑयल का बिजनेस था इनको। अब उनका क्या है कि कारगिल जो है उन्होंने क्या किया, इस पराग फूड को ओवरटेक कर लिया कंपनीज को। एंड नो कारगिल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलीवल ऑयल इन इंडिया विथ अ कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन पॉचेज डेली, 1 मिलियन में 10 लैक्स, समझो 50 लैक्स तेल के पॉचेज वो डेली बना रहे हैं। तो सी हाउ दिस कंपनीज हैव सेटअप इन आवर इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या है, एमएनसी को पहला फायदा क्या हुआ कि उनको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी लोकल लेवल पर वो सेटअप कंपनीज हैं, छोटी कंपनियां हैं, उसको खरीद रख ली, उनके जो भी लेबर्स वगैरह हैं उनको अपने पास रख लिया, सब कुछ सेटअप है उनका, हिट हो गया और ये देखो कितनी टॉप की कंपनीज बन के रह गई है। तो दिस इज द सेकेंड मेथड बाय व्हिच एमएनसीज वेयर सेटअप देयर प्रोडक्शंस। तो आई हैव टोल्ड यू देयर विल बी 5 मार्क्स क्वेश्चन, आपको दोनों याद रखना है। फर्स्ट वाज की पार्टली उन्होंने हैंड उनसे ज्वाइन किया, उसका केस स्टडी आपको मालूम है, एम कंपनीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनीज है। सेकेंड है आपको एमएनसी कैसे किया, उन्होंने लोकल लेवल को, लोकल कंपनीज को ही खरीद लिया पैसे दे करके, देने के बाद वो हिट हो गई। एग्जाम्पल दिस कारगिल फूड। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थर्ड मेथड which is also very important. Try to understand what they do. There is another method, see here, two methods you understood, third method is here, that what they will do, they will place orders for production with small producers. It means, अब जैसे कि आपने रिबॉक वगैरह या प्यूमा वगैरह की आपने देखा होगा कि कई लोकल भी कंपनीज है बहुत सारे, मैं ना उस मैं बोलूँगा नहीं, कुछ बी के जगह पी कर देते हैं, के जगह पी कर लेते हैं। अब वो ये क्या कर, ये तो ये है लोकल लेवल की कंपनीज। अब बड़े बड़े ब्रांड्स आपको क्या लगता है वो अमेरिका में जाके वो पीटर इंग्लैंड और इसका शर्ट बनाती है क्या? जी नहीं, वो क्या करती है कि चाहे वो लेदर्स की बात हो, छोटे गारमेंट्स की बात हो, फुटवेयर की बात हो, स्पोर्ट्स आइटम्स, ये सभी जो आइटम्स हैं उन पे उनका सिर्फ क्या रहता है, टैग। वो क्या करती है, लोकल लेवल पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्या करती है कि एक उनको ये आइटम्स इतने आपको देना है, वो उनको बोलती है कि आपको 5 लाख आइटम्स देना है, प्रोडक्शन करना है, 10 लाख आइटम यू हैव टू गिव, 20 लाख यू हैव टू गिव। तो वो उनको डिमांड करके प्रोड्यूस करने के लिए वो बोलती है उनको, और बाद में द प्रोड्यूसर्स आर सप्लाइड टू दिस एमएनसीज व्हिच देन सेल दिस अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स टू द कस्टमर्स। सी हियर, बाय व्हिच आल्सो एमएनसी विल सेट अप देयर प्रोडक्शंस। दो मेथड्स आपको मालूम चल गया, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। थर्ड मेथड क्या है, उन्होंने लोकल कंपनीज को प्रोडक्शन, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे उनको क्या बोल दिया, उनको उसने क्या किया कि इतने इतने लाख, 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए करके उन्होंने बोला उसको, उन्होंने उसको प्रोड्यूस करके दिया, सस्ते दामों पर उन्होंने से लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके, बाद में अपना टैग लगाया और मार्केट में बेचा। तो से एंड व्हाट एवर द क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी, लेबर कंडीशंस, ये सब के सब वही डिसाइड करती है। ट्रिमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी।
अब पीटर इंग्लैंड का शर्ट है, किलर का शर्ट है, वो तो अपने हिसाब से दाम को रखेगी, 800 रुपये, 900 रुपये, 2000 रुपये, 3000, 5-5 हजार के जींस होते हैं। बट वो आपको क्या लगता है, वो ऐसा इतना बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है, वो सिंपली लोकल प्रोड्यूसर्स से उनको बना हुए मिलते हैं, उनमें उन्होंने अपना टैग दिया, क्योंकि आजकल के लोग क्या टैग के पीछे भागते हैं, वो टैग देखा पीछे भाग गए। तो ये एक मेथड है, दिस इज द थर्ड मेथड्स, दे हैव पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर land conditions, everything, whatever will be conditions, whatever things will be decided by those MNCs only. But the thing is that those materials will be provided by the local companies, local producers. आई थिंक दैट वेल एनफ। आपको ये 3 पॉइंट्स आपको रट के रख लेना है, समझ के रखना है, और उसको याद रखना है, एग्जाम में भूलो मत कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय व्हिच एमएनसी विल सेट अप देयर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। तो आपने ये देखा कि किस तरह से ये एमएनसीज अलग अलग मेथड से अपने चीज़ों को सेटअप करती है, एंड हाउ दिस प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज आर इंटरलिंक्ड by this MNC. It means that productions in this widely dispersed location is getting interlinked. क्यों? क्योंकि एमएनसी चाहे अमेरिका की हो, रशिया की हो, जापान की हो, कहीं की हो, वो कहीं पर जहां पर उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने आपको 4 प्रोडक्शंस बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेनर्स। इंटरप्रेनर्स तो वो लोग खुद हैं, पैसे लगाने वाले वो खुद हैं। तो जहां पर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है लैंड, लेबर, कैपिटल्स का, वहां पर अपने हिसाब से वो चीज़ों को क्या करती है, वहां पर आती है, और अलग अलग मेथड्स, जो 3 मेथड्स आई हैव टोल्ड यू, इन 3 मेथड्स की मदद से वो लोग क्या करती है, अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करती है। तो दिस इज द केस स्टडी ऑल्सो यू नीड टू कीप इन रिमेंबर्स। कौन सा है? एक तो फोर्ड मोटर्स वाला, और दूसरा पराग फूड का, जो कि मैंने आपको बताया एडिबल ऑयल का काफ़ी ये चीज़ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट हाउ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज are interlinked to each other through these MNCs. And also I have told you in the last lecture that how this production across countries are made by these MNCs. तो MNC क्या होता है, वो क्यों सेटअप करती है, किस किस मेथड से सेटअप करती है, आई थिंक दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो दिस इज ऑल अबाउट दी MNC एंड दिस इज ऑल अबाउट दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बातें हो गई, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट पैसा लगा हुआ होता है हर जगह। अब बातें हम लोग करेंगे फॉरेन ट्रेड की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देर इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग्स इज देर इज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी from MNCs in a countries, from a different countries in one countries, and this foreign trade is not the investing only the money. फॉरेन ट्रेड का मतलब सिंपली व्यापार करना, चाहे किसी चीज़ का व्यापार हो जो कि प्रोडक्शन कहीं पर हो रहा है, वो हमारे देश में आके व्यापार करना चाहती है, चीज़ों को बेचना चाहती है, तो दैट इज़ द फॉरेन ट्रेड। एंड दिस फॉरेन ट्रेड विल ऑल्सो रिजल्ट इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन थिंग्स। आपको पता है, आपको मैंने मोबाइल का एग्जांपल्स दिया कि आज के टाइम पे कितने कंपनीज के मोबाइल हर जगह मिलते हैं। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट बेसिकली। चाहे किसी भी कंपनी, किसी भी देश का वो मोबाइल हो, वो किसी भी देश के अंदर बिकती है, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अब इनसे क्या होता है कि इस फॉरेन ट्रेड की वजह से हमारे कस्टमर्स को भी फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है, उस प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा है। तो इन दोनों फ़ायदे की बातें करेंगे सबसे पहले। और नुकसान भी है, थोड़ा बहुत नुकसान भी है, छोटे मोटे लोगों का बहुत ही नुकसान है, जो कि इस चैप्टर के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे कि क्यों नुकसान है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो व्हाट हैपेंस कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉरेन ट्रेड्स का प्रोड्यूसर के पास क्या केस है, और कस्टमर, कस्टमर मीन्स हम और आप। तो आप और हमें पता है, हमारा तो काफ़ी ईजी है बताना कि व्हाट आर द एडवांटेज फॉर अ कस्टमर्स बाय दिस फॉरेन ट्रेड, बाय दिस इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो बहुत ही सिंपल है, कितना भी देशभक्ति हो हमारे अंदर, मोबाइल जाकर आप रेडमी और चाइनीज ही जाकर खरीदते हो, ओप्पो ही खरीदने वाले हो, वन प्लस ही खरीदने वाले हो, क्योंकि देशभक्ति आती तो है, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होगा तो वो देशभक्ति साइड हो जाती है। हम अपना पॉकेट देखते हैं कि हमारे चीप रेट में मिले, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो, कितने जीबी का रैम, कितने जीबी हार्ड डिस्क, कितने जीबी का ये सभी, तो आप फीचर्स कितना कैमरा, ये सभी आप, कितने मेगापिक्सल्स का कैमरा, तो ये सभी आप देखने वाले हो। तो देशभक्ति तो अपनी जगह है। तो इसमें सबसे ज़्यादा काम है गवर्नमेंट का, जिसपे कि वो वर्क भी करे, जो आत्मनिर्भर भारत है। आई विल टेल यू अबाउट इट कि अब गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया है। इस फॉरेन ट्रेड तो वो सही है, वो कब आया कब तक नहीं था, ये सभी बातें करेंगे एक एक करके। तो इन द स्टार्टिंग यू नो डैट देर वॉज फॉरेन ट्रेड विद दी मेनी कंट्रीज। हमारे यहाँ से
जो स्पाइसेस थे, कॉटन थे, वो भी दूसरे जगह फॉरेन ट्रेड में जाया करते थे, और वहाँ से जो भी गुड्स बनते थे वो हमारे मार्केट में आके बिका करते थे। बट नो दिस फॉरेन ट्रेड हैज़ क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोडक्शंस। तो मैं आपको कस्टमर्स का मालूम चल गया आपको कि देर विल बी एन ऑप्शन टू ऑल ऑफ अस। तो उसकी वजह से आपको प्राइस भी आपको कम मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन रहता है ना। आज उसने 48 मेगापिक्सल का 6000 mAh बैटरी का निकाला। अब दूसरा फ़ोन आप ढूंढते हो जिसमें कि 5000 mAh बैटरी हो, जिसको कैमरा चाहिए कैमरा ढूंढता है, जिसको बैटरी चाहिए बैटरी ढूंढता है, जिसको गेमिंग करना वो रैम ढूंढता है। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है अलग अलग। तो दिस इज एडवांटेज फॉर द कंज्यूमर्स बाय दिस फॉरेन ट्रेड। व्हाट इज द एडवांटेज फॉर दिस प्रोड्यूसर्स, यू कैन थिंक अबाउट इट। अब क्या है, वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सबसे पहले उनका कन्फाइंड था डोमेस्टिक मार्केट में। सपोज चाइना की कंपनी है, सपोज यूएसए की कंपनी है, तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे वो वहीं पर बेचते थे, अपने ही डोमेस्टिक मार्केट में बेचा करते थे। बाद में मार्केट खत्म हो गया, आप क्या करेंगे वो। तो जब से ये फॉरेन ट्रेड उनको मिला है, ग्लोबलाइजेशन जब से आया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये फॉरेन ट्रेड का मामला आया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। और इस ग्लोबलाइजेशन को कौन कौन फैक्टर्स हेल्प करते हैं, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट इट। डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा योगदान कर रहा है इन ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो लिबरलाइजेशन टर्म है जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, उस लिबरलाइजेशन की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन फैला है। सभी एक जैसे टर्म्स लगते हैं बट सब अलग अलग है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबल लेवल पर फैलना व्यापार, लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल होना, वो चीज़ें अलग अलग टर्म्स है, मैं आपको बताऊंगा। आप कॉम्प्लेक्स मत करो, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन फॉरेन ट्रेड की वजह से कंज्यूमर्स का आपको मालूम चल गया क्या फ़ायदा है, प्रोड्यूसर्स का क्या फ़ायदा है कि दे विल रीच बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट्स, means market of their own countries. They can sell their produce not only in the market located within the country but can also compete in market located in other countries of the world. तो आपको पता चल गया कि प्रोड्यूसर्स का क्या फ़ायदा है एंड कंज्यूमर्स का क्या फ़ायदा है। आपको एक केस स्टडी फिर से आ गया, चाइनीज़ टॉय के बारे में बताएंगे। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दिस ग्लोबलाइजेशन। काफ़ी कुछ है समझने को, बट आई थिंक दैट आपको सब समझ आ रहा है, क्लियर कर लो कंसेप्ट को। तो इस चाइनीज़ टॉय की बात करेंगे। तो ये चाइनीज़ टॉय क्या है कि स्टार्टिंग के टाइम पे ये टॉय वगैरह सिर्फ इंडियंस बिका करते थे। सपोज जो इंडियंस में जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उनका रेट क्या होगा कि अपने हिसाब से जितना उनको प्रोडक्शन हो रहा है, दोज वेयर सोल्ड बाय दिस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर एट हाई प्राइस के लेवल पर। अब ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर क्या कि वो मार्केट के अंदर आए, मार्केट के अंदर के आने के बाद उन्होंने दे हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टॉय टू इंडिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि देयर कंपटीशन स्टार्ट हुआ, किनके किनके बीच में, इंडियन टॉयज वर्सेस चाइनीज टॉय। अब आपको पता है कि चाइनीज टॉय का रेट क्या है, काफ़ी कम है, कॉस्ट कम है, और क्वालिटी। अभी हमारे देश में पॉपुलेशन जो है वो क्या है, बेसिकली किस चीज़ों को देखती है, पैसे को देखती है ज़्यादा, कि उनको सस्ता, क्योंकि उनको क्या लगता है कि 2 महीने 6 महीने 8 महीने यूज करने हैं, कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। तो चाइनीज़ टॉय जो है वो अपने रेट की वजह से, क्योंकि उनको लेबर कम पड़ता है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो व्हाट दे हैव, दिस चाइनीज टॉय हैज़ प्रूव्ड बेटर, दे हैव एक्सपेंडेड देयर बिजनेस। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडियन टॉय मेकर्स हैव फेसेस लॉसेज एंड बिजनेस हैव बीन कोलैप्स्ड। तो क्या हुआ, इस फॉरेन ट्रेड की मदद से जो भी उनके बिजनेस थे इंडियंस के, वो धीरे धीरे खत्म होकर के पूरे चाइनीज टॉय पूरे मार्केट में छा गए हैं। आज तो एक एक चीज चाइनीज ही टॉय है हमारे पास में। तो ये कहानी है इस फॉरेन ट्रेड की। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि सपोज एक मोबाइल की कंपनी, एक जियो थी, जियो आई थी स्टार्टिंग में। बेसिकली इनका फंड, बिजनेस का फंडा क्या होता है कि पहले वो क्या करते हैं, सस्ते से सस्ते चीज़ों का लत लगाते हैं लोगों को। व्हाट जियो हैज़ डन इन द स्टार्टिंग, यू नो दैट देयर वाज एयरटेल, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन आवर कंट्री। उसके अलावा आइडिया, वोडाफोन, एयरसेल और बहुत सारे थे। आई डोंट रिमेंबर, आई डिडंट रिमेंबर एवरीथिंग, डोंट रिमेंबर कौन कौन सी और भी थी। बहुत सारे कंपनीज के सिम आया करते थे। बाद में क्या हुआ कि ये जियो, और रेट भी उसके हाई थे। अब जियो ने क्या किया, 1 साल तक फ्री कर दिया सर्विस को। अब लोगों को फ्री सर्विस की लत लग गई। अब धीरे धीरे जियो को छोड़कर जो भी बाकी कंपनीज थे, आज के डेट में एयरटेल बस एक रह गया है बेचारा, और वोडा आइडिया थोड़ा बहुत।
बाकी जियो का एक छत्र राज हो चुका है। तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है आपको, कि पहले वो सस्ते चीजों का लत लगाएंगे, बाद में अब वो रेट को हाई भी कर देंगे तो आपको खरीदना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो स्टार्टिंग में इस लॉस की वजह से बंद पड़ जाएंगे। तो ये टॉय की कहानी यही है। जो टॉय की कहानी क्या है कि स्टार्टिंग में दे हैव सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट अ वेरी लोअर रेट्स, तो लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, अलग अलग तरह के क्वालिटीज़ के आते थे, तो लोगों में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई और धीरे धीरे यहाँ के मार्केट बिल्कुल कोलैप्स हो गए और बाद में वो रेट हाई में भी बेचेंगे तो लोग लेने लग जाएंगे, क्योंकि बाद में जो दूसरी कंपनी कोलैप्स हुई है वो फिर से खड़ी होकर के वो फिर से टॉय बनाना स्टार्ट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप ही आज के टाइम पे देख लो ना, मोबाइल के सिम की कंपनीज कितनी और कंपनियां आगे आ रही है। अब तो जियो के भी रेट 600-600 रुपए के, 550 रुपए के हो गए और आप देते भी हो 2 GB का प्लान। अब क्या है, पहले 2 GB सफिशियंट होता था चलाने के लिए पूरे महीने में, अब के दिन में भी सफिशियंट नहीं होता है। आज के टाइम पे लोग 2 GB 3 GB की पता नहीं कितने कितने जीबी का वो ब्रॉडबैंड सब लगाते हैं, फिर भी उनका खत्म हो जाता है दिन का। तो ये चीज क्या है, मार्केट स्ट्रेटेजी है जिसका कि चाइनीज लोगों ने काफी अच्छा इस्तेमाल किया। बट व्हाट इज द थिंग कि उनकी वजह से, इस फॉरेन ट्रेड की वजह से इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है कि कंपटीशन भी बढ़ेगा। अगर लोकल लोगों को उससे अगर फाइट करना है तो वो भी क्वालिटी देना प्रोड्यूस करे। दिस फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में अब उनके पास कॉम्पिटिशन है कि उनको अच्छा बनाना है। इस कॉम्पिटिशन की वजह से क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा, प्राइस रिड्यूस होगा। क्यों प्राइस रिड्यूस होगा, क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन से कंपनी का माल बिकेगा। तो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड निगेटिव इज ऑल्सो देयर। निगेटिव वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करें, निगेटिविटी क्यों लाना है जीवन में, पॉजिटिविटी की बातें करें। तो पॉजिटिविटी क्या है, इस फॉरेन ट्रेड की मदद से लोगों के पास ऑप्शंस है, वी हैव द चॉइसेस ऑफ लोअर कॉस्ट। तो इस वजह से ये चाइनीज टॉय मार्केट में छाया। So these two topics we have discussed today. One was that how MNC have set up their production industries in different parts of the country, and second what we have understood about the foreign trade और उसका एक केस स्टडी हमने देखा चाइनीज टॉय का। ये केस स्टडी एनसीईआरटी के बुक्स में आपको कहीं कहीं ऐसे बॉक्स में मिलेंगे। डोंट अवॉइड इट, डोंट अवॉइड इट। आप इन चीज़ों को अवॉइड मत करो, इसी में जिंदगी का सार है। अब जब इसको पढ़ोगे तो आपको निचोड़ पता चलेगा इस चीज़ का। तो एनसीईआरटी को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, एक एक लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको वन लाइन डिटेल्स में बता रहा हूँ सो डैट आपका कुछ भी स्किप ना हो, आपके सिलेबस के, आपके एग्जाम्स के एक एक क्वेश्चन आप clearly solve कर पाओगे। but the condition is that you have to watch the videos very carefully, and after watching the video you have to go through the NCERT books also, एंड आई गारंटी यू कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एसएसटी में भी। द प्रॉब्लम इज दैट लोग एसएसटी को बोर्ड समझ लेते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द बोरिंग। इफ यू आर रीडिंग इट इन द प्रॉपर वे, there is no any bore, it is a very good thing, interesting things are there. So with this note I will stop the video today. आपका ये पार्ट 2 हुआ है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इट, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस चैप्टर्स को मैं 3-4 पार्ट्स में बनाऊंगा सो डैट आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो बराबर से। ये लास्ट चैप्टर है, देर इज़ नो एनी, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं है कि आज ही खत्म करना है। ध्यान से पढ़ें, अच्छा खाना लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड बाय।